नमस्कार। आज हम ई रूपी के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि भारत को ई रूपी क्यों चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। वाई डू इंडिया नीड ई रूपी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई रूपी के दो फॉर्मेट होंगे। पहला फॉर्मेट होलसेल होगा, दूसरा फॉर्मेट रिटेल होगा। होलसेल फॉर्मेट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स, बिजनेस हाउसेस के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो बने हैं, जो उनके बीच में जो लार्ज ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए बने हैं। उनका लॉन्च 1 नवंबर 2022 को हो चुका है और वो ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, वैसे ही उसका दूसरा फॉर्मेट रिटेल सेगमेंट जो कॉमन पीपल के लिए होगा, आम लोगों के लिए होगा, उनके बेनिफिट के लिए होगा, उनके लाभ के लिए होगा, वो इस पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद ही लॉन्च किया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज था, जो कारण था, वो ये था कि करेंसी के मूवमेंट को कंट्रोल करना। अभी क्या है, करेंसी कहीं से कहीं मूव होती है। कोई दबा के बैठ जाता है, कोई बैंक में जमा करता है, कोई ब्लैक मनी में ट्रांजेक्शन कर लेता है, कोई उस पर टैक्स नहीं देता। तो इसके बेसिकली मूवमेंट पे कोई कंट्रोल होता ही नहीं। कैश में, कैश जब भी मूव करता है तो एनोनिमस होता है, आपको सब पता है। और ये फिर इसका अलग अलग ढंग तरीक़ों से अलग अलग कार्यों में, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हवाला डीलिंग्स, ब्लैक मनी, ब्राइब्स, घूस में यूज होता है। मतलब इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके मूवमेंट पे, कैश के मूवमेंट पे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण आरबीआई और भारत सरकार ने ये पता लगाया कि भाई कैश के मूवमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए ई रूपी में ये प्रावधान है कि इसको ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि इसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो ज्यूरिसडिक्शन एक सर्टेन तरीके से यूज हो सकता है। जैसे कि डेनमार्क और जर्मनी में इस तरह का प्रावधान है। वहाँ पे भी करेंसी जर्मन गवर्नमेंट और डेनिश गवर्नमेंट ने इशू किया है और वहाँ पे उनके करेंसी में ये प्रावधान है कि ये करेंसी कहाँ यूज हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप नेपाल घूमने जाते हैं, नेपाल में भारत की करेंसी चलती है, लेकिन वो करेंसी फिर दोबारा भारत कैसे आती है? आप तो एक इंडिविजुअल आम नागरिक हो सकते हैं जो नेपाल घूमने के लिए गए, पॉकेट में 10-20 हज़ार रुपये आप कैश लेके गए, वहाँ खर्च करके चले आए। लेकिन आप ये सोचिए कि यही करेंसी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड तो नहीं हो रही है, किसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को फंड तो नहीं हो रही है जो समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा हो, जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा हो, देश विरोधी किसी गतिविधि में शामिल तो नहीं है। ये करेंसी तो ऐसे भी यूज हो सकती है। तो आगे चल के भारत सरकार ये भी कह सकती है कि नेपाल में करेंसी तो यूज होगी लेकिन ई रूपी यूज होगी। आप जाइए ई रूपी यूज कीजिए। अब ई रूपी जब वो नेपाल से दोबारा भारत ट्रांसफ़र होगा तो उसमें गवर्नमेंट का चेक रहेगा। गवर्नमेंट ऐसे सर्टेन एरिया को, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को, रिटेल बाउंड्रीज को, जैसे भी गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट कर सकती है और लगा सकती है, इसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था भारत सरकार का, जो डिजिटल इंडिया का जो अभियान है, जिसमें वो हम हर आम नागरिक को सक्षम बनाना चाह रहे हैं सबको, कि सब लोग डिजिटली अवेयर रहें। डिजिटल अवेयरनेस से एक तो इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है, लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचती है, लोगों के पास जानकारियां पहुंचती हैं, लोग बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट का जो ये डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट है, इसको और पॉपुलराइज बनाने के लिए और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए, अभी तो क्या है, जिसके बैंक में खाता होगा उसमें नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड होगा, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेटेड होगा, वही जाके यूपीआई से अपने अकाउंट को लिंक कर पाएगा, फिर वो जाके वैसे ट्रांजैक्शन कर पाएगा। लेकिन इस देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी यूपीआई को यूज़ नहीं करता है, वो कैश का ही यूज करता है। वैसे लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, उनको डिजिटली कनेक्ट कैसे किया जाए। जैसे आपको पता होगा कि अभी भारत सरकार ने 4-5 साल पहले एक अभियान लॉन्च किया था जिसमें एक बैंकिंग इंक्लूजन में सबको लाने की बात हुई, जिसके लिए जीरो बैलेंस अकाउंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। आपको ताजुब होगा कि 33 करोड़ अकाउंट्स खुले जीरो बैलेंस पे। इसका मतलब 33 करोड़ परिवार भारत के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के फ़ायदे से
दूर रहे। उनको कभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का लाभ ही नहीं मिला, उनको ना कभी लोन मिला, ना उनको कभी क्रेडिट कार्ड मिला, ना उनको किसी भी तरह का हेल्प मिला जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे, स्वरोजगार में जा सकते थे, या किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो आ सकते थे। वो डिपेंड करते थे किस पे, लोकल मनी लेंडर्स पे। उनको जरूरत पड़ती थी, उनको जाके 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े के ब्याज पे उनसे जाके पैसे लेते थे और वो पैसा लेके फिर वापस चले आते। ई-रुपीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और डिजिटल एक्सेप्टेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा लाभ है वो है ज्योग्राफिकल बैरियर। ज्योग्राफिकल बैरियर जैसे नेपाल का भी मैंने एग्जांपल दिया, ये कैश के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ये वैसे ही करेगा जैसे डेनमार्क और जर्मनी में हो रहा है। जर्मनी और डेनमार्क ने जिस तरह से अपने ई करेंसी का मूवमेंट स्ट्रिक्ट किया है, मूवमेंट रेगुलेट किया है, वैसे ही भारत सरकार का करने का प्लान है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आजकल जैसे क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, FTX जैसे अभी दिवालिया हो गई, $13 बिलियन की कंपनी, करीब करीब 1 लाख करोड़ की कंपनी एक दिन में जीरो हो गई। वो उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी, अभी 4-5 दिन पहले न्यूज आपने पढ़ी होगी, बैंकरप्सी उसने फाइल कर दी, वो दिवालिया हो गई। क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कहीं कोई मान्यता नहीं है, कोई सरकार उसको वैलिडेट नहीं करती, किसी तरह के ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते, फिर भी पॉपुलराइज हो रहा है। ये तो सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेके चौपट हो जाएगा, चौपट कर देगा, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है क्रिप्टो करेंसी, इसलिए कि रेगुलेशन है ही नहीं। ऐसे फेक करेंसीज जो क्रिप्टो करेंसीज दुनिया भर के आ गई हैं, ये ऐसे क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल करने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनका जो इकोनॉमी पे जो गलत असर पड़ रहा है उसको रोकने के लिए ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा ई-रुपी के रूप में। जब भी कोई देश अपनी करेंसी लॉन्च करती है तो उसके साथ उसके देश का ट्रस्ट, के देश की इमेज, उस देश की गरिमा जुड़ी होती है। देश जैसा होगा वहाँ की करेंसी वैसे ही मजबूत होगी। आप अफगानिस्तान की करेंसी को देख लीजिए, देश का क्या हालत है तो करेंसी का वही हालत है। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की जैसा हालत है वैसी करेंसी की हालत। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हाल है, उस तरह से डॉलर फंक्शन कर रहा है, उतना ही मजबूत है। तो उस देश के साथ उस देश की करेंसी की में जुड़ी होती है, तो एक ट्रस्ट बनता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस ट्रस्ट को बनाने के लिए ई-रुपी बहुत हेल्प करेगा आने वाले दिनों में। अभी जैसे आपको पता होगा कि 34 कंट्री में भारतीय रुपया, भारतीय जो कैश है रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, 34 देशों में एक्सेप्टेड है। 34 देशों में नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सऊदी अरेबिया है, रसिया है। आप जो यहाँ जाएंगे आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैश भारतीय रुपया में ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। लेकिन क्या ये 34 देश तक ही सीमित रहना है कि इसको और आगे बढ़ाना है? जैसे डॉलर दुनिया के सारे लगभग सारे देशों में एक्सेप्टेड है, वैसे भारतीय रुपया क्यों ना हो? भारतीय रुपया को एक्सेसिबल बनाने के लिए भारत सरकार ने ई-रुपी लॉन्च किया। अब इसके क्या लाभ हैं? ये तो अभी तो कारण की बात हुई, अब बात करते हैं लाभ की कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज है कि कॉस्ट ऑफ फिजिकल मनी। कॉस्ट जो होता है फिजिकल मनी में, जैसे आप 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए का नोट जो आप यूज करते हैं, अब इसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होता है? पहला तो ये प्रिंट होता है, वहां पे इसका पैसा लगता है। दूसरा, प्रिंट होके गोडाउन में जब स्टोर होता है तो स्टोरेज का कॉस्ट है। स्टोरेज से जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो उसका लॉजिस्टिक का कॉस्ट है। चौथा, जब वो एक जगह पे पहुंच गया तो फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। अब जैसे एटीएम में पैसा रखा है, एटीएम में जो पैसा आता है रखा जाता है उसका भी कॉस्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। तो ये सब जगह कॉस्ट इन्वॉल्व है। ई-रुपी में ऐसा कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, ये डिजिटल मनी होगा। एक प्रोग्राम बन गया है, उस प्रोग्राम से वो करेंसी मिंट होती रहेगी, उस मिंटिंग के हिसाब से आपके पास वो आती रहेगी, आप ट्रांजेक्शन करते रहिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ है कि भारत सरकार ये चाह रही है कि कैशलेस इकोनॉमी बने, थोड़ा प्रमोट होए। जितना कैश कम यूज होगा उस इकोनॉमी में, वो इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी उतनी होगी। रियल डेटा पता चलेगा भारत सरकार को कि कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पे हम लूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम कमज़ोर हैं। तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस हिसाब से अपने प्रोग्राम्स को रिकैलिब्रेट करेगी और फिर पब्लिक वेलफेयर में, जनता के हित में जो फैसले लेने हो फैसले लेगी। अब जब पता ही नहीं चलेगा कितना कैश घर में दबा है और घर का मालिक इधर उधर घूम रहा है, वो सर खुजलाते घूम रहा है कि भाई पैसा दे दो, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? जबकि घर ही में उसका पैसा दुनिया भर का दबा पड़ा है। तो ये कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने का एक तरीका है। जो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होते हैं उसमें ई-रुपी बहुत हेल्प करेगा। अब नेपाल से इंडिया
कैश ही आना हो तो बड़ा मुश्किल से बहुत सारे चैनलों से घूम के आएगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन जो ई रूपी होगा, ई रूपी का एक सर्टेन चैनल्स होगा, वो सीधे आरबीआई के उसमें आएगा, जो सर्टेन एजेंसीज होंगे उनमें आएगा। क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हैं, अभी जैसे रसिया के साथ डिस्कशन हो रहा है कि भाई आप रूबल में हम आपसे माल ले लेंगे, आप हमसे ई रुपये में माल ले लीजिए, आप हमको ई रुपये में पेमेंट करिएगा, हम आपको रूबल में पेमेंट कर देंगे। तो डॉलर के पेमेंट में जो इशू आया है यूएस ने और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो रसिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, एम्बार्गो लगा दिए हैं, ऐसे केसेस में इराक के साथ हमारा ट्रांजैक्शंस है, ईरान के साथ ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो भारत सरकार ई रुपी के थ्रू ये कोशिश करेगी कि जो अभी करंट जो चैलेंजेज हैं, जिसमें स्विफ्ट सिस्टम एक काम करता है, जब भी ट्रांसफ़र होता है क्रॉस बॉर्डर, जिसका कंट्रोल यूरोप पे है, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाए, वो चैलेंज ख़त्म हो जाए और ई रुपी के थ्रू ट्रांजैक्शन हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकें। चौथा जो इसका मेन लाभ होगा, जो अभी सेटलमेंट होता है, वो आज हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद हो। पहले बैंक टू बैंक सेटलमेंट होगा, फिर बैंक ट्रांसफ़र करेगा क्रेडिट। जैसे आप कोई एनईएफटी करते हैं तो एनईएफटी नॉर्मली 3-4 घंटे लेता है ट्रांसफ़र होने में, रिफ्लेक्ट होने में दूसरे के अकाउंट में। ई रुपी में ऐसा नहीं होगा। ई रुपी में ट्रांसफ़र हम करते हैं एनईएफटी के थ्रू, वो 2-3 घंटे टाइम इसलिए लगाता है कि वो पहले बैंक कंफर्म करता है और बैंक दोबारा फिर आरबीआई से कंफर्म करता है कि ये पैसा आया कि नहीं आया। रुपी के केस में सीधे आरबीआई चूँकि इशूअर है, तो आरबीआई के वहाँ सेटलमेंट इमीडिएट बेसिस पे होगा, रियल टाइम बेसिस पे होगा। लास्ट जो सबसे बड़ा लाभ है कि जो रिस्क क्रिप्टो करेंसीज में है, जो लोग फेस कर रहे हैं, पता नहीं है अभी $10 का है, 2 घंटे के बाद वो $50 का हो गया और 3 घंटे के बाद वो दोबारा $2 पे आ गया, तो इतना वोलाटाइल है क्रिप्टो करेंसी, पता ही नहीं है कि लोग, और फिर भी लोग उसके पीछे भागे जा रहे हैं कि क्रिप्टो लेना है, क्रिप्टो करेंसी लेना है, शिबा इनू लेना है, फलाना लेना है, धमाका लेना है। सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका बहुत डैमिंग इफेक्ट पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ई रुपी लॉन्च किया है। ई रुपी आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के बैंकिंग सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा, स्टेप फॉरवर्ड होगा और इसका बहुत ही अच्छा असर भारत की इकोनॉमी पे आएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।